हेलो फ्रेंड, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइज़र ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। एक दफ़ा फिर हम आपके सामने आज प्रेजेंट हुए हैं बहुत टाइम के बाद, वो भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके कनाडा का, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको रियल पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो हमने बहुत से हमारे वीज़ा अपडेट्स, यानी जो रियल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक दफ़ा, दो दफ़ा या तीन दफ़ा रिजेक्शन हुआ है, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, उन पर हमने वीडियो ज़्यादातर बनाए लास्ट दिनों में और उनको आपके साथ हमने शेयर की है। तो बहुत से व्यूअर्स ने हमको ये रिकमेंडेड किया कि निशित सर, अभी आप इंफॉर्मेटिव वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभी इंक्वायरी कनाडा में स्टार्ट हुई है। जो बच्चे ऑलरेडी कनाडा पहुंच चुके हैं और वो पढ़ाई ख़त्म करके अपनी वर्क परमिट पे है, जी हाँ दोस्तों, वो लोग वर्क परमिट पे है और उनका पीआर नहीं आ रहा है, वर्क परमिट एक्सपायर होने की तैयारी में है, ऐसे बहुत सी इंक्वायरी हम पर आई और बोला गया कि आप इस पर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाइए और हमको गाइड कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जो बच्चे 2023 में या फिर 2024 में कनाडा पढ़ाई के लिए जाने वाले हैं या सोच रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, या इंडिया में से कोई भी एजेंट के यहाँ से आप कोई भी कॉलेज में जाने वाले हो, तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 2023 या फिर 2024 में कोई भी इंटेक में जा रहे हो। दूसरा, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी एक इंफॉर्मेटिव रहेगा जो स्टूडेंट्स वहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं और टेंस है। टेंस इसीलिए है क्योंकि उनको वहाँ पर पीआर का जो कट ऑफ पॉइंट है, सीआरएस पॉइंट, वो नीचे नहीं आ रहा है और उनकी वर्क परमिट एक्सपायर होने की तैयारी में है। या फिर वो बच्चे के जिनको अभी रिसेंटली पढ़ाई ख़त्म हुई है और उनको वर्क परमिट वहाँ पर अप्लाई किए हैं और वर्क परमिट आने के लिए वो वेट कर रहे हैं, तो उनको भी पीआर चाहिएगा आगे जाके। तो उनके लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा कि उनको क्या करना चाहिए और ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ। तो पास्ट में ये क्रिएट नहीं हुआ, 2020 में, 2021 में नहीं क्रिएट हुआ, 2022 में ही क्यों क्रिएट हुआ। तो इसके लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जैसे ही हमारा टैगलाइन है पोस्ट, जैसे हालांकि सभी को मालूम है कि कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट स्टडी के साथ, स्टडी के बाद, जैसे आपका पढ़ाई खत्म होता है उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलती है। उसका एक अप्रूवल लिस्ट है, वो पूरा सेपरेट वीडियो उसके लिए हमने बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो आपको मिलती है 2 साल, 3 साल या 1 साल की, वो आपके पढ़ाई के बेस पर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इजी में और फास्ट में समझाऊं कि अगर आप 1 साल की पढ़ाई के लिए जाते हो तो आपको 1 साल का या 8 मंथ का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट फ्री में मिलता है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। अगर आप 2 साल की पढ़ाई के लिए जाते हो तो 2 साल की पढ़ाई के लिए अगर जाते हो तो आपको अप टू 3 इयर्स का ओपन वर्क परमिट मिलता है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कहा जाता है। ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको लाइफ में एक ही टाइम मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये तय करना रहेगा अभी कि आप अगर कनाडा में हो, मैं पहला वीडियो यही समझाऊंगा कि जो बच्चे कनाडा में है अभी, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा में है, चाहे वो वर्क परमिट उनको मिला हुआ है या पीआर की वेट कर रहे हैं, तो अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिली है, तुरंत जाके उसकी डेडलाइन को आप चेक कीजिए कि वो कब ख़त्म हो रही है, उसकी डेडलाइन कौन सी है और आपके सीआरएस पॉइंट क्या हो रहे हैं, ये तुरंत आप चेक कीजिए दोस्तों। अगर उसके अंदर 6 मंथ का वेटिंग पीरियड है ख़त्म होने में, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपका पीआर के लिए आपको सतेज होके ऑप्शंस को सीरियस होके ढूंढना चाहिए। आपको लास्ट मिनट तक वेट मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, लास्ट मिनट तक वेट मत कीजिए, क्योंकि वर्क परमिट अगर ख़त्म हुई तब तक आपका पीआर नहीं आया तो आप कनाडा में क्या करेंगे? फिर आप टेंशन में आ जाते हैं, फिर बच्चे लोग, उनके पेरेंट्स लोग इंक्वायरी करते हैं और कहीं ना कहीं किसी फर्जी एजेंट का शिकार बन जाते हैं और उनको अपने लाखों रुपीस जो मेहनत के उन्होंने सेव किए वो गंवाते हैं। तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक ही टाइम मिलेगा
और वो खत्म हो रहा है उससे पहले आपको पीआर का पॉइंट सीआरएस आपका हो जाना चाहिए। चलो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते। जो कनाडा में लोग होते हैं या कनाडा में जो बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं उनका सीआरएस क्या होता है। जब भी कोई स्टूडेंट्स इंक्वायरी में आता है हमारे पास या दूसरी कंसल्टेंट के यहाँ, कोई भी बच्चा ये चीज़ को इम्पोर्टेंट पहले देता ही नहीं है। कभी भी कोई बच्चा नहीं पूछता है हमको कि निशित सर हम कनाडा में टोरंटो में कोई कॉलेज में जा रहे हैं या ओंटारियो की कोई कॉलेज में जा रहे हैं, हम डिप्लोमा कर रहे हैं, हम एडवांस डिप्लोमा कर रहे हैं या हम सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा सीआरएस कितना बैठेगा कोई नहीं पूछता है। आपको पूछना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पूछना चाहिए, क्योंकि उसी से ही आप अभी से अपना प्लान कर सकते हो कि आपका एज का पॉइंट क्या होगा, आपका आइल्स का पॉइंट क्या होगा, आप जो पढ़ाई करने वाले हो वहाँ पर डिप्लोमा या कौन से स्टेट में या कौन से सिटी में, उसके पॉइंट अभी से तय है। अगर यहाँ से जो बच्चा स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा जा रहा है आज के दिन में, अगर उसका हम अज्यूम करें कि ये पढ़ाई वो ख़त्म करेगा, उसके बाद भी उसका सीआरएस होगा 330 और अभी सीआरएस चल रहा है तकरीबन 490। समझ रहे हो, 490 सीआरएस चल रहा है। आज के दिन में जो बच्चे चाह रहे हैं वहाँ पर पढ़ाई के लिए, वो पढ़ाई ख़त्म करेंगे, वहाँ पर वो डिप्लोमा, बैचलर या फिर अपना सर्टिफिकेट का डिग्री लेंगे और उसका पॉइंट गिनेंगे तो भी 330 ही हो रहे। जी हाँ दोस्तों, 330 हो रहे, वो हो ही नहीं रहा है पॉइंट अभी से ही। तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर पीआर में दिक्कत होगी। तो आप कहेंगे कि निशित सर ये सिचुएशन 2020 में हमने नहीं सुनी, 2021 में नहीं सुनी और 2022 के एंड में या 2023, 2024 में बहुत बड़े पैमाने पर आप ये चीज़ सुनेंगे। क्यों उसका हम एक आपको अच्छी तरह समझाता हूं कि क्यों ऐसा हुआ। दोस्तों 2020 आप सभी को मालूम होगा ये कोविड ईयर था। तो कोविड ईयर में 2020 में कनाडा ने जो उसका सीआरएस पॉइंट है वो 415 तक लिया। मतलब सीआरएस पॉइंट ऐसे कैलकुलेट होता है आपकी एज कौन सी है। अगर आप कनाडा पढ़ाई के लिए जा रहे हो, अगर आप 12th के बाद जा रहे हो या फिर ग्रेजुएशन ख़त्म करके तुरंत जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एज कम होगी। जितनी एज कम उतने पॉइंट ज़्यादा, जितनी एज बढ़ेगी पॉइंट कम होते जाएंगे। यानी इन लोगों के लिए वो टेंशन की बात है जो गैप होने के बावजूद कनाडा पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। 5 इयर्स की गैप, 7 इयर्स की गैप, 10 इयर्स की गैप, तो उनके वैसे ही एज ज़्यादा है और वो जब पीआर अप्लाई करेंगे तो भी उनकी एज ज़्यादा होगी, तो उनको पॉइंट कम मिलेंगे। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ी टेंशन की बात जरूर रहेगी जिनकी एज है और वो पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं। 2020 में उन्होंने तकरीबन 415 सीआरएस तक सबको एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो ड्रॉ किए उसमें तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1,07,000, जी हाँ दोस्तों 1,07,000 स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पढ़ रहे थे कनाडा में, उनको पीआर दिया। ये बात कर रहा हूँ मैं कोविड वाले ईयर की, 2020 की। तो 1,00,000 लोगों को उसका बेनिफिट मिला। फिर आता है कोविड का सेकंड ईयर 2021। तो 2021 में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया जिसके कारण ये सिचुएशंस ज़्यादा सुनने में नहीं आई, वहाँ पर वो दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हम अज्यूम कर ही रहे थे कि 2020 में ये पीआर का कनाडा का जो है वो इश्यू आएगा, लेकिन नहीं आया क्योंकि वो कोविड आ गया। तो उसके हिसाब से उन्होंने 1,00,000 स्टूडेंट्स को इनविटेशन ज़्यादा दे दिया, तो वो चीज़ टल गई, यानी वो कैंसिल नहीं हुई, टल गई। फिर 2021 में उन्होंने टोटल 1,03,000 के आसपास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में इनविटेशन दिया और उसमें भी जो वो सीआरएस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं ना, वो 75 तक, जी हाँ दोस्तों 75 तक जिसका पॉइंट हो रहा था, सारों को उन्होंने पीआर दे दिया 2021 में। तो ये लोग उसमें
बच गए। फिर आता है 2022, तो ये प्रॉब्लम जो पहले आने वाला था वो नहीं आया बिकॉज ऑफ दैट रीजंस। 2022 में उसकी इफेक्ट देखने को मिल रही है और ये 2023 में भी देखने को मिलेगी, ये 2024 में भी दिखने को मिलेगी। तो 2022 में उन्होंने क्या किया, तो मेरे पास डेटा है। 2022 में उन्होंने तकरीबन 46,000 के आसपास स्टूडेंट्स को पीआर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में दिया, 46,000, और उसका मिनिमम स्कोर जो 2022 का लास्ट ड्रॉ हुआ 23 ऑफ नवंबर 2022, उसमें 491 तक जिसका सीआरएस पॉइंट बैठ रहा था उनको पीआर का इनविटेशन आया। यानी कनाडा में जो बच्चे हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे उन्होंने इंडिया में से भी भले बैचलर किया हो, कनाडा में जो बच्चे सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे, एडवांस डिप्लोमा कर रहे यानी पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे, वो आईएल्स के अंदर 778 यानी बहुत ही हाई स्कोर होता है, या फिर सेल्पिप में भी 10, 11 या 12 के आसपास स्कोर ले आते हैं, फिर भी उनके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट 430, 440 तक पहुंचते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अभी का जो सीआरएस कट ऑफ हुआ है 491 का हुआ। और साथ में ये जरूर नोटेड कीजिएगा, 2020 में तकरीबन 1 लाख को इनविटेशन दिया था, 2021 में भी 1 लाख कैनेडियन एक्सपीरियंस को दिया, और 22 में कितने का दिया, 46,000 ओनली। उसके साथ साथ सीआरएस स्कोर 491 पर अटका है। तो बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास टेंशन में है कि सर हमारी वर्क परमिट फरवरी में एक्सपायर हो रही है, कोई बोलता है हमारी वर्क परमिट जून में एक्सपायर हो रही है, कोई बोलता है हमारी वर्क परमिट और अगले अप्रैल 23 में एक्सपायर हो रही है, पॉइंट नहीं हो रहे, क्या करें। तब जाके वहां पर ये बच्चे लोग लिमिया, जो हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं, उसमें ट्राई करते हैं। और लिमिया दोस्तों आपको जैसे मालूम होगा, लिमिया का फुल फॉर्म नेम होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसिकली ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वहाँ का जो लेबर मार्केट को मेन फोर्स सप्लाई करने के लिए, जैसे वहाँ की इंडस्ट्री बढ़े। और आपको मालूम है लिमिया की गवर्नमेंट जो फीस होती है वो तकरीबन 1000 से 3000 तक ही होती है कैनेडियन डॉलर में। लेकिन अगर आज तक किसी भी इंडियन एप्लीकेंट को, या जो लिमिया की इच्छा रख रहे हैं उनको, किसी को भी 1000 या 3000 डॉलर में क्या कभी लिमिया मिला है क्या? अगर मिला हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको ऐसा सुनने में आया है कि लिमिया के अंदर कोई मांगता है 40,000 डॉलर, कोई मांगता है 50,000 डॉलर, कोई मांगता है 60,000 डॉलर। मतलब जिसकी जितनी ज़रूरियात, इसके हिसाब से इंडियन को लूटा जा रहा है। ज़्यादातर उसके अंदर इंडियन ही उसके शिकार बनते हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट बेचारे जाते हैं। अभी देखो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होता है। इंडियन स्टूडेंट जाते हैं 1 साल या 2 साल की पढ़ाई में, 1 साल की फीस होती है तकरीबन 15 से 20,000 डॉलर। वो बच्चे 15 से 20,000 डॉलर पेड करते हैं, दूसरे साल की भी वो इतनी ही फी पेड करते हैं, यानी तकरीबन वो 30,000 कैनेडियन डॉलर फीस पेड करने के बावजूद उनका पीआर नहीं होता है। तो फिर वो लिमिया के चक्कर में पड़ते हैं और लिमिया के अंदर और उनको लूटा जाता है। तकरीबन उसकी फीस 40,000, 50,000, 60,000 डॉलर तक वो लोग मांगते हैं। हालांकि गवर्नमेंट फी मैंने बताया 1000 से 3000 ही है। ये पूरा गवर्नमेंट अप्रूव्ड रैकेट चल रहा है सारा कैश में। अगर किसी को बोला गया है, अगर मैंने कोई फिगर गलत बोला या रॉन्ग बोला, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर लिमिया का तो इतने में मेरा चार्ज हो गया या लिमिया को में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो 30,000 डॉलर 2 साल की फीस पेड करने के बावजूद उन बच्चों को पॉइंट नहीं होता है। फिर वो लिमिया का काम वहां पे देते हैं किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंसल्टेंट को, और वो भी इतने थाउजेंड्स डॉलर में।
2 साल की गवर्नमेंट कॉलेज की पढ़ाई पूरी $30,000 में हो जाती है और लिमिया का एक्सपेंस और $30,000 ऐसा मांगा जाता है वहां पर। मेरे को नहीं मालूम है ये सही है कि गलत है, मेरे को नहीं मालूम है, शायद नहीं मांगा जाता होगा, लोग ऐसे ही बात कर रहे होंगे स्टूडेंट्स लोग। यानी गवर्नमेंट तो बोलती है 1,000 या $3,000 में ही होना चाहिए, और गवर्नमेंट ये भी बोलती है साथ में कि लिमिया को आप सेल नहीं कर सकते, तो शायद सेल नहीं होता होगा, लोग ऐसे ही बात करते होंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को $40,000 मांगा गया इस कंसल्टेंट ने, मेरे को लिमिया का $50,000 बोला, कोई बोलता है मेरे को लिमिया का $20,000 बोला, तो शायद ये सारी बात गलत हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं मांगती है इतना। एनीवे, $30,000 वो लिमिया का देते हैं, तो उनको सिर्फ 60 पॉइंट 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो मैंने बोला ना 430 प्लस 60, तो भी होता है 480 एंड 470 के आसपास। और अभी लास्ट 22 का मिनिमम स्कोर था 491, फिर भी मैच नहीं हो रहा है। तो आप देखिए क्या हालत आगे जाके बढ़ेगी। तो उन बच्चों को जिनका रिसेंटली खत्म होने वाला है, उनका मेरा एडवाइस रहेगा आप तुरंत उस पर अलर्ट हो जाइए और वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जो स्टूडेंट को रिसेंटली वर्क परमिट मिलने वाली है, जी हाँ दोस्तों, या फिर वो वर्क परमिट का भी उनको 6 मंथ हुआ है, 1 ईयर हुआ है, वो कैसे अपना आगे का प्रोसेस विदाउट इतना सारा डॉलर, 30,000 40 $50,000 देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो वो कैसे अपना काम कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं उन स्टूडेंट को। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो जो अपना मेन पढ़ाई है वो तो चालू ही रखिए आप, साथ में आप कोई यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, आपको ध्यान रखना है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम में भी आप मास्टर्स का कोर्स कर सकते हो। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिलाएगा, जी हाँ दोस्तों, वो एक्स्ट्रा पॉइंट दिलाएगा, और इसी से आपका पीआर का प्रोसेस आराम से हो जाएगा। हो सकता है आप पार्ट टाइम मास्टर करें, वो 2 साल में खत्म नहीं होने की जगह 3 साल में खत्म हो, तो उसका आपको पॉइंट मिलेगा, तो आप पार्ट टाइम पढ़ाई कर सकते हो। साथ में हर एक बच्चे को अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो मिलती है उसकी डेडलाइन चेक करनी रहेगी कि आपको ये डेडलाइन है, वहां तक स्कोर कैसे बैठेगा, और अभी से आपको उसकी क्या तैयारी करनी रहेगी। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क, क्योंकि ये समझ लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक ही टाइम मिलती है, हर एक बच्चे को एक ही टाइम फ्री में मिलेगा, वो दोबारा नहीं मिलेगा। फिर आपको किसी कंपनी का जॉब लेटर चाहिएगा और फिर आपका वर्क परमिट होगा, उसको लिमिया। और जैसे मैंने बताया लिमिया में लोग बोल रहे हैं इतना डॉलर इतने डॉलर, वो मालूम नहीं है क्यों कैसे बोल रहे हैं। तो आपको तुरंत दूसरा एक काम करना चाहिए, दूसरा हमारा सजेशन रहेगा स्टेट स्पॉन्सरशिप। कनाडा में बहुत से ऐसे स्टेट है जो स्टेट स्पॉन्सरशिप देते हैं, जिसको पीएनपी कहा जाता है। तुरंत उसका बेनिफिट उठाइए अगर हो रहा है आपसे। आप ओंटारियो में रह के या मल्टी सिटी में जहां पर रश ज़्यादा है वहां पर अपना टाइम मत बिगाड़िएगा दोस्तों। तो ऐसे कौन से स्टेट है, ऐसे स्टेट में जनरली गिने जाते हैं प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, नोवा स्कोशिया, मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया या फिर सास्कैचुअन। तो वहां पर आपको स्टेट स्पॉन्सरशिप मिलती है, उसकी आप इंक्वायरी कीजिए अपने कंसल्टेंट से या अपने आप, और वहां पर तुरंत मूव होने के लिए सोचिए पीआर के लिए, वरना ये प्रॉब्लम और बढ़ेगा, ये इश्यू आपका और बढ़ेगा, और आप ऐसे लिमिया एजेंट्स या अनऑथोराइज लोगों के बीच में आप आके आप बहुत से पैसे गंवाने वाले हैं, ये पक्की बात है। तो स्टेट स्पॉन्सरशिप ओंटारियो का मोह मत रखिए, वैंकूवर, टोरंटो, उन सब में मत पड़िए, तुरंत ऐसे स्टेट में मूव हो जाइए जहां पर आपको स्टेट स्पॉन्सरशिप मिलता है। फिर आता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, एक दफा आइल्स दे देते हैं, है ना, फिर बोलते हैं हमारा 6.5 बैंड आ गया पीआर के लिए, हम फाइल रख दे तो इतने पॉइंट मिलते नहीं। आप तुरंत ट्राई कीजिए, 2-3 दफा दीजिए, फाइल रखने के बावजूद आप अपना जनरल आइल्स या फिर सेल्पिप, ये दोनों एग्जाम कनाडा पीआर में वैलिड है, जनरल आइल्स और सेल्पिप, उसका मैक्सिमम स्कोर आप नहीं ले पाए तब तक उसको रीअपियर देते रहिए। उससे क्या होगा सॉरी,
उसकी एग्जाम की तकरीबन फीस होती है इंडियन रुपीस में अगर मैं गिनूँ तो 15,000 15,000 के आसपास दोस्तों। 15,000 की फीस कुछ ज़्यादा नहीं है 60-70 हज़ार डॉलर एक्सपेंस करने के हिसाब से। तो इतनी फीस आप लगा के 2-3 ट्राई दीजिए और मैक्सिमम तक उसको खींचिए उस स्कोर को, तो ये आपको पॉइंट में बेनिफिट करवाएगा आईएलटीएस जनरल और सेल्फीप। और वो भी आपको याद रखना है, अगर एक दफ़ा दिया 6.5 आए या 7 आए तो आपको रुकना नहीं है और उसके ऊपर भी आपको देते रहना है, मैक्सिमम तक उसको स्कोर लाना रहेगा। ये आपको बेनिफिट करवाएगा पीआर का सीआरएस स्कोर बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज आपको ये बेनिफिट करवाएगी, जो मैंने बोला कि आप वर्क परमिट में हो फिर भी आप यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पढ़ सकते हो, ये लीगल है। तो किसी यूनिवर्सिटी में जाके पार्ट टाइम पढ़ाई का, कैनेडियन यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम पढ़ाई का कोर्स सिलेबस क्या होता है, कितने साल में ये पढ़ाई खत्म होती है, उसका एडमिशन के लिए आपको इंक्वायरी करनी चाहिए आपके नियरेस्ट यूनिवर्सिटी में। इससे भी आपके सीआरएस स्कोर बढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो, स्टूडेंट वीजा पे कहीं फुल टाइम स्टडी कर रहे हो कोई भी कॉलेज में गवर्नमेंट की या फिर यूनिवर्सिटी में, और आपको और सीआरएस पॉइंट बनाना है, तो स्टूडेंट वीजा के साथ भी आप पार्ट टाइम स्टडी कर सकते हो और वो भी डिग्री आपकी पार्ट टाइम में होगी और वैलिड गिनी जाएगी सीआरएस स्कोर में। तो आप पार्ट टाइम पढ़ाई का जरूर सोचिएगा। उसके 2 बेनिफिट रहेंगे आपको, एक आपको यूनिवर्सिटी का डिग्री मिलेगा, दूसरा आपका सीआरएस पॉइंट बढ़ेगा। तो ये भी चीज आप साथ में प्लानिंग करके कर सकते हो, लेकिन आपको ये देखना रहेगा उसमें कि आपका वर्क परमिट कब खत्म हो रहा है और आपका पार्ट टाइम पढ़ाई कब खत्म होगा। ये दोनों चीज उसमें आपको देखनी पड़ेगी। तीसरा आता है, आप फील्ड जॉब के बारे में ज्यादा सोचिए। विदाउट फील्ड जॉब करेंगे तो आगे जाके आपको फील्ड जॉब नहीं मिलेगी, और फील्ड जॉब में नॉक लेवल जो होता है, एनओसी लेवल जो होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फील्ड जॉब करेंगे अभी फिलहाल 2-4 महीने के लिए, कोई स्टार्टिंग में नॉक लेवल डाउन में जाएंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना रहेगा कि ये नॉक लेवल में जो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ उसको मेरे को अच्छे पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो आपको वो एक्सपीरियंस तो चाहिए, क्योंकि वही एक्सपीरियंस आपको आगे जाके अपना जो फील्ड जॉब आप करते होंगे उसमें आपको प्रमोशन दिलवाएगा। तो आपको ये टारगेट रखना है कि मेरे को ये, मेरी जो फील्ड है उसमें मेरे को ये नॉक लेवल तक पहुंचना है। ये पहले से ध्यान रखिएगा आप, यानी फील्ड जॉब का आप जरूर ट्राई कीजिए, वही चीज आपको सीआरएस पॉइंट बढ़ाएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने पॉइंट गिनवाए आपको, ये सारे पॉइंट विदाउट बिग एक्सपेंस आप कर सकते हो, लिमिया की मदद के बिना भी कर सकते हो, लेकिन आपको करना ये रहेगा, एडवांस में उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। आप लास्ट मोमेंट में दौड़ेंगे, लास्ट मोमेंट में करेंगे तो आपके साथ चीटिंग ही होगी और कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो ये चीज रिकमेंडेशन है वो बच्चों के लिए जो कनाडा में ऑलरेडी है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा पे है, वर्क पर, क्योंकि 2023 जो भी स्टार्ट हुआ है या 2024, ये एकदम डिफिकल्ट टास्क होगा कनाडा पीआर में, क्योंकि सीआरएस तो ऊपर ही रहेगा, सीआरएस नीचे नहीं आने वाला, और आप पॉइंट बढ़ाएंगे तभी आपका पीआर होगा। कोविड के हिसाब से उन्होंने 21 में, जैसे मैंने प्रीवियस बताया, वीडियो में आगे बताया, 21 में उन्होंने 75 सीआरएस तक ले लिया। वो एक ही टाइम किया उन्होंने, फिर नहीं किया है, और आगे ऐसा लगता भी नहीं है कि ऐसा करेंगे वो, है ना। तो आपको अपने आप अलर्ट होकर उसमें आपका पॉइंट बढ़ाना रहेगा। तो अभी उन बच्चों के लिए आगे का सजेशन रहेगा जो सोच रहे कि क्या कनाडा पढ़ाई के लिए नहीं जाए क्या, या फिर कनाडा जाने के लिए सोचे ही भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे 2023 में 2024 में जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनको भी 5-6 पॉइंट में ऐसे बताऊंगा कि अगर वो ध्यान में रखेंगे, अपने कंसल्टेंट को वो लोग ये पूछेंगे, तो उनका भी जब पीआर का टाइम होगा उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उनको क्या पॉइंट में ध्यान में रखना है दोस्तों, जो आप पूछते ही नहीं हो किसी कंसल्टेंट को। आप अभी कनाडा जा रहे हो पढ़ाई के लिए, तो अपने टारगेट फिट कीजिए कि मेरे को इतने सीआरएस पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना, उसका रिवर्स कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। फिर तो मेरा एज, फॉर एग्जांपल आपका एज है 17 ईयर्स, जब आप कनाडा में 2 साल के कोर्स में जा रहे हो,
तो समझ लीजिए आपने 19 ईयर्स के जब होंगे तब आपका पढ़ाई खत्म होगा, फिर आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। 1 साल आप समझ लीजिए आपने कोई छोटी मोटी जॉब की, 20 जब के हुए तो गिनिए, फिर 21 में आप किए, पीआर की फाइल रखें, क्योंकि 22 तक आपको पीआर ले ही लेना है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट तो आपको एक ही दफा मिलेगी। तो 21 में आपके एज पॉइंट कितने होंगे आप अभी से गिन लीजिए, इतने होंगे। फिर आप दूसरा कैलकुलेशन गिनिए, आईएलटीएस में अगर आपके पास 6.5 बैंड है आज के दिन में, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसमें कितने कर सकते हो? तो आप बोलेंगे कनाडा जाने के बाद मैं 7.5 कर सकता हूं। तो 7.5 पॉइंट पे कितने होते हैं वो गिनिए। फिर आता है आपने इंडिया में क्या पढ़ाई किया, आपने इंडिया में ग्रेजुएशन खत्म किया है, बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, या 12th किया। तो 12th किया है अपने हाई स्कूल, तो हाई स्कूल के पॉइंट आप साइड में गिनिए। फिर आता है आप जो कोर्स करने जाने वाले वो लोकेशन क्या है। तो अगर आप टोरंटो जाने रहे हो तो टोरंटो में तो एक्सप्रेस स्टेट स्पॉन्सरशिप वगैरह का डिफिकल्ट है, तो उसके पॉइंट आप 0 लिखिए, है ना। ऐसे राउंड कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आपको मालूम बैठेगा कि आप जब पढ़ाई खत्म करेंगे उसके बाद का जो आपका स्कोर रहेगा वो अभी से प्रिडिक्ट कर ही सकते हो आप, और वो प्रिडिक्शन आएगा 340 फॉर एग्जाम्पल 340। तो क्या 340 में 2025 में पीआर होगा? आप बोलेंगे नहीं होगा। तो क्या करना रहेगा? स्टेट स्पॉन्सरशिप वाली जगह पर जाना पड़ेगा। तो ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे आप, तो आपको 2025 में नहीं किसी को 60,000, 50,000, 40,000 डॉलर देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं आपको पीआर का टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी, नहीं आपको आप डिप्रेशन में आ जाएंगे अगर ये प्लान करेंगे तो ये प्लान कीजिए। तो उसके लिए पहला आपको करना रहेगा कि आप यूनिवर्सिटी में अगर बैचलर करते हैं तो उसके पॉइंट अलग मिलते हैं, डिप्लोमा करते हैं तो उसके पॉइंट अलग होता है। तो पहले आप अपना कोर्स का लेवल तय कीजिए कि आपको कौन से लेवल का कोर्स करना है और उसके कितने पॉइंट बनेंगे। पहला काम ये करना रहेगा। दूसरा काम आपको करना रहेगा एज। मैंने जैसे आपको एग्जांपल देके समझाया ना कि अभी आप अगर 17, 18 या 19 ईयर्स के हो, फिर अगर आप पढ़ाई करेंगे उसके बाद 1 साल आप ऐसे ही कहीं काम किया वो गिन लीजिए, फिर आपकी एज कितनी बैठेगी, तो एज का पॉइंट आपको गिनना रहेगा। यहां पर दिक्कत उन लोगों को आ सकती है जो स्टडी गैप है उनकी, बड़ी स्टडी गैप 7 ईयर्स, 6 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एज हो गई है अभी, फिर भी उनको स्टूडेंट वीजा तो दे दिया उन्होंने स्टडी के लिए, उसके बाद क्या? तो ये आप गिन सकते हो कि आपको एज का पॉइंट कितना हो सकता है। फिर आता है लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया कि कोई बच्चा होता है यहां से ओवरऑल 6 बैंड आते हैं उनको, ओवरऑल 6 बैंड, वो भी 4-5 दफा आइल्स देने के बावजूद। तो ये बच्चा ऐसा इमेज नहीं कर सकता है कि 2 साल के बाद मेरा 777 आ जाएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ऐसा नहीं है नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं बच्चे, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में भी उन्होंने इतना दफ़ा आइल्स दिया और 6 आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 6.5-7 तक जा सकता है। तो आप 6.5-7 के हिसाब से कितने पॉइंट बैठेंगे ये गिन सकते हो। फिर आता है आपका स्पॉन्सरशिप। जैसे मैंने बताया कि आप कौन से स्टेट में आपकी कॉलेज है, वहाँ पर आप पढ़ाई के लिए जाने वाले हो, वहाँ पर कोई स्टेट स्पॉन्सरशिप का बेनिफिट है क्या? जैसे पहले बताया ऐसे बहुत से स्टेट है जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनको स्टेट स्पॉन्सरशिप देते हैं। जैसे नोवा स्कोशिया हो गया, प्रिंस एडवर्ड्स आइसलैंड हो गया, मैनीटोबा हो गया, सास्क्वातून हो गया, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया। वहाँ के आप पहले से सर्च कीजिए वहाँ पे कितने पॉइंट बैठेंगे, मेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा स्टेट का। और लास्ट में आता है आप कोऑप वाली स्टडी को पहले प्रेफरेंस कीजिए। क्यों? क्योंकि कोऑप वाली स्टडी आपको फील्ड जॉब दिलवाएगी। जी हाँ, कोऑप वाली स्टडी आपको फील्ड जॉब दिलवाएगी। और आप स्टडी बहुत ही हार्ड कीजिए, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसा बिलीव करती है कि उनके जो रैंक वाले बच्चे होंगे उनको तो फील्ड जॉब मिलनी ही चाहिए। तो अगर आपका रैंक आएगा तो आपको फील्ड जॉब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी के साथ साथ आपकी कॉलेज की भी बैठेगी, आपकी कॉलेज भी उसमें आपको हेल्प करेगी। तो स्टडी हार्ड को फोकस रखिएगा, स्टडी हार्ड को फोकस रखिएगा। तो जैसे मैंने बताया आपको पूरा फोकस अपनी स्टडी में रखना रहेगा।
स्टडी हार्ड करेंगे तो वही कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको फील्ड जॉब दिलवाएगी और आपका पीआर का काम आसानी से होगा। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन हमने बहुत सी जगह से गैदर करके बनाई है आपके लिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन कोई भी कनाडा के लिए सोच रहा है, जाने के लिए सोच रहा है, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। या फिर आपके कोई रिश्तेदार ऑलरेडी वहां पर है कनाडा में, चाहे वो स्टूडेंट वीजा पे हो, वर्क परमिट में हो, या फिर वो पीआर के लिए कहीं दिक्कत आ रही है उनको, तो भी उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। हमको इसी तरह वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड कीजिए। हमको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशनल मिलता रहेगा। और लास्ट में, अगर आपने LMI का कोई प्राइस सुना है, मेरे को नहीं मालूम कि LMI कितने में मिलता है, क्या हो रहा है, सुनने में आया है। अगर आपने सुना है कि नहीं LMI इतने $1000 में मिलता है, गवर्नमेंट प्राइस $1 से $3000 तक ही है। अगर आपसे कोई ने LMI के लिए बताया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो सुना है वो जरूर डालिएगा, यानी लोगों को भी मालूम पड़े और गवर्नमेंट शायद इस वीडियो को तक पहुंचे तो उनको भी मालूम पड़े कि LMI में इतना इंडियन लोगों को ज़्यादातर उसमें लूटा जा रहा है। इंडियन लोग ही वहाँ पर शिकार होते हैं। इतने LMI का ये नहीं होना चाहिए, कम ही प्राइस होनी चाहिए उसकी जो गवर्नमेंट ने तय की है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।